परफेक्ट स्टडी 68 चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10th और चैप्टर फर्स्ट का ही पार्ट है प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें से परावर्तन के सभी पॉइंट्स और इसके क्वेश्चंस यानी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आपको बता चुके हैं आज ही कि आप इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको प्रकाश का अपवर्तन बताया था और इसका लिखित रूप से हम इसको दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक समांग पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाता है। प्रकाश के विचलित होने की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से अपवर्तन दो तरह का होता है। एक आपका है कि जब प्रकाश की किरण वायु माध्यम से, देखिए, कांच माध्यम में जा रही है और यहाँ क्या है, कांच से वायु में जा रही है। जब वायु से कांच में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है और जब कांच से वायु में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, ये दो प्रकार का अपवर्तन है और यह अपवर्तन कहाँ से होता है? दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से यह अपवर्तन शुरू हो जाता है। तो देखिए, इसमें दो क्या है, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम में जैसे वायु गैस है और सघन माध्यम में जैसे कांच, कांच क्या है, ठोस है, तो ये सघन है, ये विरल है, में जाती है तो वह अविलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा क्या है, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम जैसे कांच से विरल माध्यम जैसे वायु में प्रवेश करती है या जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। इसके बाद देखिए, नोट में हमने आपको सघन और विरल माध्यम की परिभाषा बताई है। तो है क्या, यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में अविलंब की ओर झुक जाती है, यदि प्रकाश की किरण पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में अविलंब की ओर झुक जाती है तो पहले माध्यम को दूसरे माध्यम के सापेक्ष विरल और दूसरे माध्यम को सघन कहते हैं। परंतु यदि दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट जाती है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम को सघन और दूसरे माध्यम को विरल कहते हैं। इस प्रकार से ये माध्यम क्या है, सघन माध्यम और ये क्या है, विरल माध्यम। उसी प्रकार से यह क्या है, विरल माध्यम और ये क्या है, सघन माध्यम। तो यह सघन और विरल माध्यम हुआ। ठीक, इसके बाद आप जानिए कि प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, तो आइए हम उन नियमों को बताते हैं। देखिए, इसमें आपका जो है, इसमें प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में आपको हम बताएंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए आप देखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम किस प्रकार व्यवहार करते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसमें जान लीजिए कि प्रकाश की किरण यह आ रही है पहले माध्यम में, प्रकाश की किरण जो आ रही है एओ किरण, यही कौन सी किरण है, आपतित किरण, और पहले माध्यम के सीमा पृष्ठ यानी दूसरे माध्यम के सीमा पृष्ठ से जैसे ही प्रकाश की किरण प्रवेश कर रही है ओ बी किरण, यह अपवर्तित किरण है और यह दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण गिर रही है वही क्या है, वही आपतन बिंदु है। यही बिंदु आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु पर लंब रेखा ही अविलंब है। अब यहां से देखिए, ये है आपका आपतन बिंदु। फिर से इसको जान लीजिए, प्रकाश की किरण पहले माध्यम में जो आ रही है वो ए किरण, यही आपतित किरण है और दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ से अपवर्तित होकर के प्रकाश की किरण जो जा रही है ओ बी किरण, ये अपवर्तित किरण है और दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर जहां पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है उसी बिंदु को ओ को आपतन बिंदु कहते हैं, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर लंब रेखा को अभिलंब कहते हैं। इस प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के नियम में प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं।
पहला है कि आपतित किरण, पहला है आपतित किरण, कामा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में, एक ही समतल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। यानी पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में। यहाँ आपका ब्लैक बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड जो है, व्हाइट बोर्ड एक समतल है और इस समतल की एक ही समतल में ये तीनों स्थित हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में स्थित हैं। ये आपके अपवर्तन का पहला नियम है। इसके बाद दूसरा नियम है कि दूसरा नियम प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, जो दूसरा नियम है यह किन्हीं दो माध्यमों के बीच, किन्हीं दो माध्यमों के बीच, दो माध्यमों के बीच एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के बीच एक ही रंग के प्रकाश के लिए, यहाँ पे देखिए आपतन कोण की ज्या। अब यहाँ एक चीज फिर नया मिला, आपतन कोण, अभी नहीं बताए हैं आपको। आपतन कोण की ज्या, ज्या मीन्स होता है साइन। आपतन कोण यहाँ पे है आई, साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात नियत होता है या नियतांक होता है। आपतन कोण क्या है? आपतित किरण, आपतन कोण जान लीजिए। आपतन कोण बहुत आसान है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे कोण आई आपतन कोण है। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि यह इंसिडेंस एंगल होता है। और अपवर्तन कोण, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यह रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये इंसिडेंस एंगल होता है। तो यहाँ से यह आपतन कोण और अपवर्तन कोण हुआ। आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है या नियत होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, और इसी नियतांक को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। यानी यह हो गया साइन आई बटे साइन आर बराबर एन, और यह एन ही नियतांक है। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं, क्योंकि स्नेल ने इस नियम को स्नेल ने ही दिया था। इस नियम को स्नेल ने ही दिया था, इसलिए इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी स्नेल के नियम के अनुसार है साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, या साइन आई अनुक्रमानुपाते साइन आर, यह नियतांक यन जोड़ा गया है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका आया साइन आई बटे साइन आर बराबर यन यानी नियतांक। और यही नियतांक आपका जो है, यह नियतांक यन को ही, यहाँ यन क्या है? यन एक नियतांक है
जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे कि यहाँ n एक नियतांक है, एक नियतांक है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे n क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक, n को अपवर्तनांक कहते हैं। अब इसके बाद है कि सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष, इसके बाद जानिए सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक में आपका है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होती है। ठीक, तो प्रकाश, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अनुपात आया साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, यह जो है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक है। यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो अनुपात कौन सा? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम, पहले माध्यम अनुपात जो होगा साइन आई बटे साइन आर, अनुपात जो आपका है साइन आई बटे साइन आर, यही आपका है साइन आई बटे साइन आर को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसी को ही पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और यह अपवर्तनांक जो है इसी को हम प्रदर्शित करते हैं 1n2, या इसी को हम इस तरह से भी लिखते हैं n12। ठीक, तो यहाँ से देखिए, जब प्रकाश की किरण यानी किसी एक माध्यम से, किसी एक समांग पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांग पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अनुपात साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे 1n2 या n12 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहाँ से परिभाषा में आप लिख लेंगे कि जब प्रकाश की किरण ये किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अनुपात साइन आई बटे साइन आर को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे 1n2 या n12 से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से ये सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। इसके बाद है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या है कि वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष, ये तो सापेक्ष हो गया। इसके बाद है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसमें आपका है कि निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का, निर्वात मीन्स वही वायु, निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम, किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, निर्वात के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहाँ पे आपने जाना सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसके बाद है, अब देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक में आपका क्या है, निर्वात में वायु, जैसे यहाँ ANG लिख दिया जाए, ANW लिख दिया जाए। ठीक, ये क्या है, ANW है, ANG है या AND है। D मीन्स डायमंड, हीरा भी ये पारदर्शी है, पारदर्शी माना गया है। तो यहाँ से A मीन्स एयर, A मीन्स है एयर, G मीन्स है ग्लास, W मीन्स है वाटर और D मीन्स है DIAMOND, डायमंड। ये है वायु, ये है कांच, यह है जल और ये है हीरा। ये चार माध्यम हैं जो कि पारदर्शी हैं, ये चार माध्यम पारदर्शी हैं
तो यहाँ से वायु, कांच, जल और हीरे, ये 4 ही माध्यम हैं जो कि ये पारदर्शी हैं। अब इसके बाद है सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांकों के बीच संबंध। तो इसमें संबंध क्या है, जैसे सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया कि सापेक्ष अपवर्तनांक जो है, सापेक्ष, यह जो है एक माध्यम है, जैसे आपका है WNG, वाटर टू ग्लास, प्रकाश की किरण जल से कांच में जा रही है, तो इसका मान निकालना चाहिए। तो निकाला जाएगा। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पे आपका जो है, अभी यहाँ से ही हमने प्राप्त किया कि ANG यानी वायु से कांच में, कोई प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, और इसमें जैसे अभी आपका चित्र बना हुआ था, तो इसका मान है sin I बटे sin R। अगर यही हम प्रकाश की किरण, जैसे ये आपका है, ये कांच का गुटका है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है और इस प्रकार से इसका अपवर्तन हो जा रहा, ऐसे जाना चाहिए, इधर से, यहां से होके जा रही है, ये I है और ये R है, ठीक। अब देखिए इस स्थिति में ANG बराबर sin I बटे sin R है। अगर हम प्रकाश की किरण को यहाँ से आपतित करें इस मार्ग से, तो इस मार्ग से वह परावर्तित हो जाएगी, इस मार्ग से परावर्तित हो जाएगी। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ पे GNA। अब G में कोण कितना है, आपतन कोण यहाँ R है, sin R बटे sin I, अपवर्तन कोण I है। आपतन कोण R और अपवर्तन कोण I, यानी इसी का हम व्युत्क्रम कर दिए। तो उस स्थिति में यह एक समीकरण ये बना, एक समीकरण यह बना। यानी इसमें हम पहली स्थिति में क्या किए कि प्रकाश की किरण को हमने वायु से कांच में आपतित कराया, तो कोण I आपतन कोण और कोण R अपवर्तन कोण हुआ, तो sin I बटे sin R हुआ, ANG का मान हुआ, ठीक। जैसे 1N2 हम लिखते हैं, तो यहाँ ANG 1 मीन्स एयर और G 2 मीन्स ग्लास है। अब इसके बाद अगर हम प्रकाश की किरण को कांच से वायु में प्रवेश करें, तो उस स्थिति में GNA होगा, और GNA किस कोण पर करें, R कोण पर इस पर आपतित करें कांच से, तो यह किस कोण से पर अपवर्तित होगी, I कोण से अपवर्तित होगी। तो उस स्थिति में GNA बराबर sin R बटे sin I होगा। और दोनों समीकरण का आप गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर तो दोनों का जब गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के पश्चात आपका आएगा, गुणा करने के पश्चात यानी यहां से हो जाएगा ANG इंटू GNA बराबर, यहाँ हो जाएगा sin I बटे sin R इंटू sin R बटे sin I। अब I से I, R से R, sin I से sin I, sin R से sin R कैंसिल हो जाएगा। ANG इंटू GNA ये बराबर होगा 1, या यहाँ से हम लिख सकते हैं ANG बराबर 1 बटे GNA, या GNA बराबर 1 बटे ANG लिख सकते हैं। अब आइए अब यहाँ हम चलते हैं, अगर इसी प्रकार से 3 माध्यम हो, जैसे हमने 2 माध्यम के लिए ये प्राप्त किया ना, ANG गुणे GNA बराबर 1, ANG गुणे GNA बराबर 1, अगर इसी प्रकार से 3 माध्यम क्रमशः हों, और 3 माध्यम कौन कौन से हों, 3 माध्यम आपके वायु, जल और कांच, ये 3 माध्यम मान लीजिए हमने ले लिया, और 3 माध्यम हैं तो क्रम से होंगे। तो उस स्थिति में ANW गुणे WNG और गुणे GNA यह बराबर होगा 1। इसी प्रकार से अगर हम 3 माध्यम लें, तो 3 जैसे हम 2 माध्यम के लिए ANG गुणे GNA बराबर क्या पाया 1, उसी प्रकार से अगर हम 3 माध्यम लेंगे, तो 3 माध्यमों के लिए ही आपको प्राप्त होगा कि ANW गुणे WNG गुणे ANG गुणे GNA बराबर 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर हम यहाँ से WNG का मान निकालें, WNG बराबर हो जाएगा 1 बटे ANW गुणे GNA।
अब देखिए जी एन ए बराबर कितना है, 1/ANG, यहाँ रख देते हैं। जी एन ए बराबर 1/ANG, यहीं पे हम रख देते हैं। तो रखने के पश्चात WNG बराबर 1/ANW गुणे 1/GNA के स्थान पे ANG। अब इसके व्युत्क्रम का गुणा होगा तो अंश में हो जाएगा। WNG बराबर ANG/ANW, ये आपका प्राप्त हुआ। ये आपका अगला फार्मूला प्राप्त हुआ। यानी जिस प्रकार से हम WNG निकाले हैं इसी प्रकार से GNW भी निकाल सकते हैं। GNW इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, ANW/ANG, ये प्राप्त होगा। अगर डायमंड का है तो डायमंड के लिए भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम ये सभी सूत्रों को लिख सकते हैं और यही सभी सूत्र क्या हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांकों के बीच संबंध को प्रदर्शित करते हैं। यह सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बीच के संबंध को ही प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या हैं, यहाँ दोनों सापेक्ष हैं और ये दोनों क्या हैं, निरपेक्ष हैं। तो यही आपका जो है सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक को प्रदर्शित कर रहा है। ये दोनों सापेक्ष हैं और ये दोनों अंश और हर वाले निरपेक्ष हैं। वायु अथवा निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक को हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं और किसी एक माध्यम के सापेक्ष किसी दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक, यानी किसी एक माध्यम के लिए किसी दूसरे माध्यम के साथ अनुपात जो आपका आता है sin I/sin R को, यह हम प्रदर्शित करते हैं किससे, इसी को हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांकों के बीच ये संबंध सूत्र हैं और इन सूत्रों का प्रयोग आपका क्वेश्चंस में होगा। ठीक, इसके बाद आपका है, इसके बाद वाला जो आपका टॉपिक है, या इस प्रकार से हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ ANG और GNA के लिए है, यहीं से हम अगर 1N2 लिखें तो यहाँ क्या आएगा, 1/2N1, उसी का भी उत्कलन तो हो रहा है। वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी 2N1 बराबर होगा 1/1N2, ये भी लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका इतना प्राप्त हुआ। अब इसके आगे है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण एकदम आसान है, समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण के लिए जैसे आपने पढ़ा कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है, अविलंब की ओर झुकती है। लेकिन क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण तो यहां से देखिए, क्रांतिक कोण में आपका है कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम में हम कांच ले रहे हैं, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल माध्यम हम मान ले रहे हैं कि वायु है, ये क्या है, सघन, और ये क्या है, विरल। ठीक, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह दोनों माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर अपवर्तित होती है और अपवर्तित होकर के ये अविलंब से दूर हटती है। ऐसे जाना चाहिए यहाँ से इसको, लेकिन जा रही है वहां से, दूर हट रही है। तो ऐसा आप, यानी ये कोण I है और ये कोण R है। तो आपतन कोण I का मान अगर हम बढ़ाते जाएं, आपतन कोण I का मान अगर हम बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण R का मान ये बढ़ता जाता है, अपवर्तन कोण R का मान बढ़ता जाता है। और एक ऐसी स्थिति आती है कि एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, यानी इस पर जो है R चला जाता है। ये आपतन कोण जो होगा वही क्रांतिक कोण होगा। यानी वह विशेष आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो, उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। यदि हम आपतन कोण I का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण R का मान बढ़ता जाता है और एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इसी विशेष आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इस प्रकार से इसकी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो
आपतन कोण का मान यदि हम बढ़ाते जाएं, आपतन कोण आई का मान यदि हम बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है और एक ऐसी स्थिति आती है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, अर्थात एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस विशेष आपतन कोण को ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इसका लिखित रूप से हम अगले दिन दे देंगे अगली वीडियो में, या आप स्वयं लिख लेंगे तो अच्छी बात है। थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।